हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारी मेन लीड थेप से होती है। थेप जो कि बिल्डिंग के टेरेस पे खड़ा और सोच रहा था क्या उसका इंतज़ार कभी ख़त्म भी हो पाएगा या लाइफ टाइम तक इसी तरीके से वो इंतज़ार ही करते रहेगा। तभी वहाँ पर सडनली एंट्री हो जाती है हमारी फीमेल लीड की, जिसका नाम इम है, जो कि फुल ड्रंक थी। उसके पास उसकी फ्रेंड चंपू का कॉल आता है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। इम झूठ बोल देती है, मैं टैक्सी में हूँ और तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, आखिर तुम्हें मेरी इतनी परवाह जो है। अपनी फ्रेंड चंपू से बात करने के बाद इम टेरेस के टॉप लेवल पर खड़ी हो जाती है एंड देन उसके बाद वो जंप करने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो थेप को देख लेती है। सर एक्सक्यूज़ मी, क्या आप यहाँ से जंप करने का डिसाइड कर रहे हैं? थेप कहता है मेरा ऐसा तो कोई इरादा नहीं है। तब इम कहती है कोई बात नहीं, पहले मैं ही जंप करूँगी, आफ्टर ऑल मुझे सुसाइड जो करना है। थेप कहता है अगर इस तरीके से उसे मरना है तो एटलीस्ट उसे पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि जंप करने से पहले इम कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रही होती है और अपनी पूरी भड़ास निकालती है। थेप के समझाने पर इम कहती है वैसे तुम सच ही कह रहे हो, पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अभी वो प्रैक्टिस कर ही रही होती है, अभी वहाँ पर कुछ लोगों की एंट्री हो जाती है। थेप इम को छुपा देता है क्योंकि वो इम को उन लोगों को नहीं शो करना चाह रहा था। इस बंदे का नाम पैट है जो थेप के साथ ड्रग्स डीलिंग करना चाह रहा था। ड्रग्स वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, ये थेप देख लेता है एंड उसके बाद वो उसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र करवा देता है। जब पैट सेटिस्फाई हो जाता है कि उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, देन यहाँ पर वो अपनी चाल ही बदल देता है और थेप से कहता है कि उसने यहाँ पर अकेले आकर के गलती की और उसे मारने वाला था। तभी इम खड़ी हो जाती है कि कैसे डिस्कशन चल रही है। इम सुसाइड करने वाली थी, लेकिन पैट के बंदे उसे रोक रहे होते हैं एंड यहाँ पर थेप और पैट के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पैट थेप को जान से मारना चाह रहा था, वो कई बार उसे शूट भी करता है, लेकिन थेप पर गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। इस फाइटिंग के चक्कर में पैट के बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। थेप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि थेप कोई मामूली पर्सन नहीं है, वो एक वैम्पायर है, तो इसी वजह से वो पैट का ब्लड पीने लगता है। ड्रंक होने की वजह से इनको बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साफ देखने के लिए वो अपने मास्क को जब रिमूव करती है तो कुछ टाइम के लिए थेप मानो उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया है, वो बस इम को ही देखी जा रहा था। थेप और पैट के बंदों के बीच की फाइटिंग में बेचारी इम पिस जाती है। धक्का लगने की वजह से वो सीधा टेरेस से नीचे गिर जाती है। वो चिल्ला रही होती है। थेप फ्लाई करते हुए इम के पास आता है और उसे पकड़ लेता है। इम की तो जान बच जाती है, लेकिन इम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो थेप को देखती है लेकिन सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था। वो बेहोश हो जाती है। इम जब बेहोश होती है तब थेप उसे दूसरे नाम से बुला रहा था। मॉर्निंग में जब इम सोकर उठती है वो अपने घर पर ही थी। उसे ये सब कुछ एक ड्रीम सा लग रहा था, लेकिन उसे आइडिया नहीं कि ये सब कुछ उसके साथ हकीकत में हुआ है। अल्कोहल ज़्यादा पीने की वजह से इम का सर भारी भारी सा लग रहा था। तभी उसका ब्रदर डियोन आता है जो उसे डराता है। इम उसे पंच मार देती है। डियोन कहता है तुमने मुझे पंच मारा, कोई बात नहीं, चलो डैड तुम्हारा इंतज़ार करें तुम्हारी क्लास लेने के लिए, और वैसे भी ब्रेकफास्ट मैंने तैयार कर दिया है, नीचे जल्दी से आ जाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारी कितनी लंबी क्लास लगती है। इम डर रही होती है, नीचे आती है। डैड उससे कहते हैं तो अब तुम सच सच बताओ कि कल रात हुआ क्या था। इम कहती है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड चंपू के कहने पर उसे कुछ फाइल देने के लिए गई थी। तभी उसका ब्रदर बोल पड़ता है क्या फाइल देने के लिए या किसी पार्टी में। इम उसे शांत होने के लिए कहती है। डैड कहते हैं सच्चाई बताओ कि हुआ क्या, और तुमसे किसने कहा था ड्रिंक करने के लिए, और तुमने कितना ड्रिंक किया। जिस पर इम झूठ बोल देती है, ज़्यादा नहीं डैड, बस 1 पैक लिया था। डियोन इम की खिंचाई करते हुए कहता है क्या सिर्फ 1 पैक में तुम्हारे इतने ज़्यादा होश उड़ चुके थे कि तुम्हें आइडिया भी नहीं तुम कहाँ सोने के लिए चली गई थी। इम कहती है सोने के लिए, घर पर ही तो थी मैं। डियोन कहता है याद करो ज़रा तुमने कल रात क्या किया है, तुम कहाँ पर सोई थी। तभी फानू आ जाता है। फानू जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और इम का बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो इम से कहता है क्या सच में तुम्हें याद नहीं है कि कल रात तुम कहाँ पर सोई थी। जिस पर इम कहती है मुझे सच में याद नहीं है। फानू से बताता है कि कल रात इम रोड पर ही सो गई थी। फानू इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर गया था। अब यहाँ पर डैड को दिखाया जाता है जो इम से कहते हैं अब झूठ मत बोलो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, मुझे ये बताओ कि तुमने कितना ज़्यादा ड्रिंक किया था। इम फिंगर्स को ओपन करती है और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाती है एंड यहाँ पर बताती है कि उसने अनलिमिटेड ड्रिंक किया था। उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसने कितना ज़्यादा ड्रिंक किया था, क्योंकि वो कल बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थी। डैड इम से कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करेगी। इम प्रॉमिस कर देती है।
फानो इम को उसकी कंपनी ड्रॉप करने के लिए जाता है। रास्ते में वो इम से पूछता भी है कि वो उस होटल के पास क्या कर रही थी। इम उसे बताना नहीं चाह रही थी कि वो वहाँ पर सुसाइड करने के लिए गई थी। फानो उसे कहता है कि जिस जगह पर वो गई थी वहाँ पर ड्रग स्टीलिंग का काम हो रहा था और साथ ही वहाँ पर किसी का मर्डर भी हुआ है। मर्डर का नाम सुन करके इम काफ़ी घबरा सी जाती है। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ लोगों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया था। उन लोगों से पूछताछ की जाती है जहाँ पर वो लोग काफ़ी डरे हुए थे और उन लोग का कहना था कि वो इंसान नहीं, वो कुछ और ही था। इम का क्राइम वाली प्लेस पर होना, इस बात को लेकर के फानू काफ़ी डर रहा था कि कहीं इस केस में इम ना घसीटी जाए। इसी वजह से वो इम से कहता है कि जो कुछ भी है वो साफ साफ बता दे, लेकिन इम को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फानू उसे फ़ोन देता है कि तुम उस क्राइम वाले भी प्लेस पर थी, तुम्हारा फ़ोन मुझे वहीं से मिला। इम और भी बुरी तरीके से डरने लगती है। तब फानू से कहता है जो भी सच है मुझे बताओ, तुम वहाँ पर क्यों गई थी? तुम्हारा वहाँ पर होना इस केस को किसी और ही डायरेक्शन में मोड़ देगा। पैट की मौत का सदमा इंग बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इंग कहती है कि मॉम डैड के जाने के बाद तुम भी तो मेरी लाइफ में थे और तुम भी मुझे इसी तरीके से छोड़ के चले गए, लेकिन हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया उस तक मैं पहुँच कर रहूँगी, उसे छोड़ूंगी नहीं। इंग भी एक काबिल पुलिस ऑफिसर है। फानू के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर इंग बता देती कि वो चंपू को उस पार्टी में फ़ाइल देने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके बॉयफ्रेंड कॉप से होती है। कॉप ने इम से झूठ कहा है। उसने कहा था कि वो अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के लिए यूएस से जा रहा है और पिछले 2 सालों से इम उसका इंतज़ार कर रही थी। और इस पार्टी में उसे मालूम पड़ा कि कॉप की तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जो कि उसे हनी हनी कहकर बुला रही थी और इम की वो काफ़ी इंसल्ट भी करती है। इम जो कि कॉप की बातों में आकर पिछले 2 सालों से उसका इंतज़ार कर रही थी और यहाँ पर फानू को बताती है कि वो थाईलैंड में ही है और उसने उससे झूठ कहा कि वो यूएसए में गया था। अब यहाँ पर इम उसे बताती है कि इसी सदमे की वजह से कल रात उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था और उसके बाद वो सुसाइड करने के लिए ऊपर टेरेस पर गई थी। जब फानू को ये सब मालूम पड़ता है तो वो इम को हक कर लेता है कि दोबारा वो इसके बारे में सोचे भी ना और सुसाइड के बारे में तो उसके दिल में ख्याल भी ना आए। इम वहाँ पर थेप को देखती है, लेकिन श्योरिटी के लिए जब वो टर्न होती है और फानू भी, तो वहाँ पर थेप था ही नहीं, वो तो गायब हो चुका था। कंपनी में सीनियर इम की अच्छी वाली क्लास ले रहे थे क्योंकि फाइल सही टाइम पर चंपू को ना देने की वजह से उनके हाथों से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकल चुका था और इन सब का जिम्मेदार वो इम को ही ठहरा रहे थे कि इम की लापरवाही की वजह से उनकी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो वहीं पर आ जाती है चंपू और इम की क्लास लगते हुए देखती है। तब वो सीनियर के पास जाती है और सारा का सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है कि इसमें इम की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। उसके बाद क्या, चंपू को भी इम के ही बाजू में एक चेयर देकर बैठा दिया जाता है एंड उसके बाद उसकी भी क्लास लेने लगते हैं। सीनियर काफ़ी भड़के हुए थे कि दोनों की लापरवाही की वजह से आज कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो गया है और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि दोनों को रिज़ाइन देने के भी बारे में कह दिया जाता है। तभी एक एम्प्लॉय आती है और बताती है कि कुछ लोग आए हुए हैं और वो इम से बात करना चाह रहे हैं। इम की क्लास का टाइमिंग ख़त्म होता है एंड उसके बाद उसे उस पर्सन से मिलाया जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो लोग उससे मिलने के लिए आए थे इम को बताते हैं कि उनका एक विला उनके बॉस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है एंड वो उसे ख़रीदना चाहते हैं। इसके लिए वो चाहते हैं कि इम उनके साथ मीटिंग करे। इम काफ़ी हेजिटेशन में थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सीनियर कह देते हैं कि ठीक है, इम अटेंड कर लेगी। थेप के पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आगे थेप को एक तहखाने में दिखाया जाता है। उसके सामने इम की ही फ़ोटो थी, लेकिन वो फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थी और उसमें इम का पहनावा भी कुछ अलग ही था, मानो वो बहुत सदियों पहले का है। इम काफ़ी घबराई हुई थी। वो उस पर्सन के साथ मीटिंग नहीं करना चाह रही थी जो कि उनके विला को खरीदना चाह रहा था। सारे लोग इम को फोर्स करते हैं कि अगर उसने काम कर दिया तो कंपनी में उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इम कहती है मैं इस कंपनी में अदर्स काम करती हूँ, इस तरह की मीटिंग्स वगैरह हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं काम बनाती कम हूँ बिगाड़ती ज़्यादा हूँ। तभी सीनियर आ जाते हैं और वो इम को मस्का पॉलिश करने लगते हैं कि देखो वो जो विला खरीदना चाह रहा है वो तुमसे मीटिंग करना चाह रहा है और वैसे भी तुम देख सकती हो ना मेरे घर पे मेरे कितने छोटे छोटे भाई बहन हैं, इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, प्लीज़ किसी भी तरीके से इस विला को सेल करवा दो। और वैसे भी अगर ये विला सेल होता है तो तुम्हें भी तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, 27 मिलियन। इम जहाँ मीटिंग नहीं करना चाह रही थी तो 27 मिलियन का नाम सुनते ही वो मान जाती है और आगे सारे लोग उसका मेकअप करते हैं और अच्छी तरीके से उसे तैयार करते हैं। साथ ही उसे समझाते हैं कि किस तरीके से उसे विला के बारे में इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को देनी है जो कि ख़रीदना चाह रहा है। आगे दिखाया जाता है सारे लोग उसे ड्रॉप करने के लिए आते हैं क्योंकि मीटिंग नाइट में थी। सारे लोगों ने इनको इस तरीके से तैयार कर दिया था कि किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी, लेकिन हाई हील्स होने की वजह से वो लड़खड़ाती है और गिरने से बच जाती है। यहाँ पर इम को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि किस तरीके से उसे अपने बालों को संवारना है
उसे बताया जाता है कि जब भी उसे अपने बाल को सही करने रहेंगे तो वो अपने हाथों का यूज़ नहीं करेगी, बल्कि अपने हेड को ही इधर से उधर करेगी। एम की मीटिंग एक शिप पर होने वाली थी। शिप पर चढ़ने से पहले वो अपनी फ़ोटो क्लिक करती है और उस फ़ोटो को फ़ानू के पास सेंड कर देती है। फ़ानू देखता है। फ़ानू जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था और डॉक्टर के थ्रू फ़ानू को मालूम पड़ता है कि पैट की जान किसी जहरीले चीज़ की काटने की वजह से हुई है और उसे निशान भी दिखाया जाता है। उस निशान को देख करके फ़ानू का कलीग उसे कहता है कि ये तो ऐसा लग रहा है मानो किसी वैम्पायर ने काटा है, जिस पर फ़ानू कहता है ये मजाक का टाइम नहीं है। आगे दिखाया जाता है फ़ानू का कलीग उसे कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, अभी भी वैम्पायर्स होते हैं। अपने कलीग की बातें सुन करके फ़ानू स्माइल भी करता है कि तुम किस सदी में जी रहे हो, वैम्पायर्स वगैरह सिर्फ स्टोरीज़ वगैरह में होती है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ़ानू का कलीग उसे कुछ इन्फॉर्मेशन वैम्पायर्स के बारे में दिखाना चाह रहा था, लेकिन तभी बॉस का कॉल आ जाता है और फ़ानू और उसके कलीग को बॉस के पास जाना पड़ता है। यहाँ पर दिखाया जाता है इम की मीटिंग थेप के साथ होने वाली थी, जो कि काफ़ी टाइम से इम का वेट कर रहा था। इम शिप पर सही से बैलेंस नहीं कर पाती और गिरने वाली थी। थेप उसे संभालता है। इम उसे थैंक्स बोलती है। जिस जगह पर पैट का मर्डर हुआ है वहाँ की सीसीटीवी वीडियोस फ़ानू, उसका कलीग और उसके सीनियर सब लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पर कलीग को उस वीडियो में एक लड़की दिखाई देती है जो कि ऑब्वियसली इम ही थी, लेकिन उसने अपने फेस को मास्क से कवर करके रखा हुआ था, इस वजह से वो लोग पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन फ़ानू पहचान जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इम ही है। अगली सीन में दिखाया जाता है फ़ानू इम की फ्रेंड चंपू के पास कॉल करता है और उससे पूछता है कि इम कहाँ पर गई हुई है। ऑफिस में सारे लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। चंपू फ़ानू को बता देती है कि इम किसी रिच पर्सन के साथ डीलिंग करने के लिए गई हुई है और एड्रेस भी उसे सेंड कर देती है। इम के आने की खुशी में थेप ने अरेंजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया था। इम थेप से अपने विला के बारे में सब कुछ बताती है और उसकी पूरे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। तो वहीं पर थेप का कहना था इम एटलीस्ट पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद जो कुछ भी रहेगा बातें कर लेंगे। लेकिन इम तो किसी भी तरीके से उस विला को सेल करवाना चाह रही थी, इसी वजह से वो बस विला की बातें किए जा रही होती है। थेप इम से कहता है क्या हम खाने पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं, पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते रहेंगे। थेप के इंसिस्ट करने पर इम खाना तो शुरू करती है, लेकिन बातें उसकी चालू रहती है। इम तो बस अपनी कोशिश में लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से बस एक बार ये डील डन हो जाए। तेज़ हवा की वजह से इम अपने बालों से काफ़ी परेशान हो रही थी। तो वहीं पर थेप इम को अपने आगे करता है और इम काफ़ी घबरा सी जाती है। थेप अपनी हैंकी निकाल करके इम के बालों को बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज करता है और अपने हैंकी से ही बांध देता है। थेप का इस तरीके से इम के साथ करना इम को कुछ अजीब सा लग रहा था। फर्स्ट मीटिंग में थेप उसके बालों को इस तरीके से सहला रहा था। इम डर जाती है और वो थेप से कहती है कि वो बस अपने घर जाना चाह रही है। तब थेप इम से कहता है क्या सच में वो उसे नहीं पहचान पा रही है। इम कहती है कि वो थेप से फर्स्ट टाइम मिली है और उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान रही है। थेप उसे याद दिलाने की कुछ कोशिश कर रहा था। इम काफ़ी घबरा सी जाती है। वो वहाँ से जाती है, उससे पहले थेप उसे किस कर लेता है। इम बहुत बुरी तरीके से डरती है और वहाँ से भागने के चक्कर में गिर जाती है और टेबल पे रखा हुआ गिलास भी टूट जाता है, जिसकी वजह से इम के हाथों में लग जाती है और ब्लड निकलने लगता है। थेप ब्लड को देखता है तो वो कहीं इम को हर्ट ना कर दे, इस वजह से वो इम को गुस्से में कहता है कि वो जल्दी से यहाँ से जाए। खाओ इम को ड्रॉप करने के लिए जाती है। फ़ानू आ जाता है और इम के हाथों में लगी हुई चोट को देख करके वो एकदम बौखला से जाता है। ये चोट कैसे लगी? इम बताती है कि कांच उसे लग गया था, बाकी किसी की गलती नहीं है। फ़ानू इम के बॉस से मिलना चाह रहा था जिसके साथ इम डील कर रही थी, लेकिन इम कहती है कि उसे घर जाना है। फ़ानू उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से लेकर के चला जाता है और दूर से खड़ा थेप ये सब कुछ देख रहा था। थेप एक बार फिर से उसे तहखाने में जाता है जहाँ पर इम जैसे दिखने वाली लड़की की फ़ोटो थी। वो उसे देखता है और पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है। किसी टाइम में थेप भी बिल्कुल ह्यूमन की तरीके था और वो इम जैसे दिखने वाली लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उन दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी। थेप उस लड़की से कहता है कि वो उसका वेट करे, वो उसके लिए वापस ज़रूर आएगा। आगे दिखाया जाता है थेप बहुत ही बहादुरी से कुछ लोगों के साथ फाइट करता है और इस फाइटिंग के चक्कर में बेचारा थेप खाई में गिरने से बचा हुआ रहता है, लेकिन लास्ट टाइम तक उसके दुश्मन उसे खाई में भी धक्का दे देते हैं। लेकिन वो एक ऐसी प्लेस पर जाकर गिरता है जहाँ से उसे मून काफ़ी रेड दिखाई दे रहा था, मानो मून ने ब्लड पी कर रखा हुआ है। तभी वहाँ पर वैम्पायर की एंट्री हो जाती है जो कि कई सदियों से उस जगह पर था और थेप को देख करके वो उसका शिकार करने लगता है। थेप अपने आप को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर उस पर अटैक कर चुका था। अपनी जान बचाने के चक्कर में थेप ने उस वैम्पायर को जान से मार दिया था। आगे थेप को दिखाया जाता है कुछ लोग उसे जैसा तैसा करके वापस से विलेज में लेकर आते हैं। थेप अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और लास्ट टाइम तक वो इम जैसे दिखने वाली लड़की की
गोद में अपना दम तोड़ देता है। उस लड़की का कहना था कि उन दोनों ने जीने मरने की कस्में एक साथ खाई थी। अब जबकि थेप इस दुनिया में नहीं रहा तो वो जीकर क्या करेगी। और उस लड़की ने भी उसी ही नाइफ से अपने आप को मार लिया था जिस नाइफ से थेप ने उस वेम्पायर को मारा था। उस लड़की के मरते ही थेप होश में आ जाता है और उसे यहाँ पर मालूम पड़ता है कि किस तरीके से लोगों को जब लगा कि वो मर चुका है और उस लड़की को भी लगा कि वो मर चुका है, तो उस लड़की ने अपने आप को मार दिया ये कहकर कि वो अकेले इस दुनिया में जीकर क्या करेगी। थेप उस लड़की की फ़ोटो देखते हुए कहता है कि पिछले 200 सालों से वो उसका इंतज़ार कर रहा है। अपने प्यार का इंतज़ार वो इतनी सदियों से कर रहा है। अब जबकि वो उसे मिली है तो दोबारा वो उसे खोना नहीं चाह रहा है। लेकिन क्या सच में इम वही लड़की है जिससे थेप पास्ट में प्यार करता था, या फिर इम कोई और ही है। खाओ अपने डैड से कहती है, क्या थेप का इंतज़ार ख़त्म हो गया? क्या ये वही लड़की है जिसका इंतज़ार आज कई सालों से थेप कर रहा था? डैड कहते हैं, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। वैसे इन सब के बारे में बातें कम करो और थेप के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, थेप को बुलाओ। जब से थेप ने इम को देखा है वो उसके प्यार में टोटली लट्टू हो चुका है, क्योंकि थेप इम में वो पुरानी वाली लड़की को ढूंढ रही जिससे किसी टाइम में वो प्यार करता था और उसी का इंतज़ार वो कई सदियों से कर रहा था। यहाँ पर थेप अंकल और खाओ को बताता है कि वो बहुत जल्द इम के साथ बेबी की प्लानिंग करने वाला है। तो वहीं पर अंकल डेच थेप को समझाते हैं कि इम के बारे में उसे सब कुछ याद है, लेकिन क्या इम वही लड़की है? अगर वही है तो उसे थेप के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है? थेप बाहर जाने वाला था, लेकिन अंकल डेच उसे उसका स्पेशल वाला ब्रेकफास्ट करवाते हैं जो कि नॉर्मल इंसानों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। इम जब नीचे आती है देखती है डैड और उसका ब्रदर ड्यून दोनों किचन में लगे हुए थे। ड्यून इम से कहता है, तुम बहुत ज़्यादा देर तक सोती हो, जल्दी आकर के हमारी थोड़ी हेल्प कर दिया करो। इम कहती है, इतना सारा खाना डैड आप क्यों बना रहे हैं? डैड कहते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स पे कुछ ऑफ़र्स मिले हैं, बस इसी वजह से तैयारी चल रही है। ड्यून अपनी यहाँ कुकिंग की तारीफ़ करता है कि उसने बहुत स्ट्रगल करके फाइनली थाईलैंड का फेमस वाला ऑमलेट बनाया है। इस पर डैड कहते हैं, हाँ, ऑमलेट बनाने में जितने सारे प्लेट्स तुमने यूज़ किए हैं ना, उन बर्तनों को जा कर के पहले वॉश करो। ड्यून कहता है, ये तो गलत है डैड। आगे ड्यून इम से कहता है कि वो इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों है? क्या उस बंदे की वजह से जिसने उसे धोखा दिया? उसे भूल जाना चाहिए, आफ्टर ऑल वो है ही उसी लायक। यहाँ पर ड्यून इम के बॉयफ्रेंड कोब को भुलाने की बात कर रहा था और साथ ही इम से कहता है कि वो ज़रा अपने भाई पे भी फोकस करे कि उसका एक प्यारा सा भाई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो इम पर ही है। अक्सर इम को उसकी कंपनी ड्रॉप करने के लिए फ़ानो ही जाया करता था। आज भी वो इम को ड्रॉप करने के लिए जा रहा था और रास्ते में वो कल नाइट होने वाली मीटिंग के भी बारे में पूछ रहा था और थेप के साथ उसकी क्या बात हुई इसके बारे में भी। इम यहाँ पर नाइट में थेप की ली हुई किस के बारे में याद करती है एंड उसके बाद फ़ानू से कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ। फ़ानू कहता है, ठीक है कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में मैंने डिटेल्स निकाल ली, काफ़ी अच्छा बनता है। इम कहती है, क्या तुमने डिटेल्स भी निकाल ली है? फ़ानू इम को ही देखे जा रहा था और कहता है, तुम्हारे फेस। जिस पर इम कहती, क्या मेरे फेस पे? क्या मेरा फेस सूजा हुआ है क्या? इस पर फ़ानू कहता है, नहीं सूजा हुआ नहीं है, तुम्हारे फेस के राइट साइड पे राइस लगा हुआ है, एटलीस्ट कम से कम उसे तो क्लीन कर लो। फ़ानू इम को लेकर के कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है, इसी वजह से वो इम से कहता है कि खुद का ख्याल रखना और कभी भी ऐसा लगा तुम्हें कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है तो मुझे कॉल करना। इम घबराई सी हुई थी और वो थेप के ही बारे में सोच रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो थेप उसे फॉलो कर रहा है, जो कि सच में था। लेकिन जब इम टर्न होती है तब थेप वहाँ से गायब हो चुका था। उसे लगता है कि ये सब कुछ उसका वहम है। कंपनी में घुसते ही सारे लोग सेलिब्रेशन करने स्टार्ट कर देते हैं कि फाइनली इम कन्विंस कर चुकी होगी, लेकिन इम बताती है कि उसने अभी कन्विंस नहीं किया है। एक बार फिर से सीनियर की तरफ से इम की अच्छी वाली क्लास लग रही थी कि इम किसी लायक नहीं है। अब यहाँ पर इम को दिखाया जाता है जो कहती है, मुझे लग रहा है कि वो थेप हमारे विला को ख़रीदना ही नहीं चाह रहा है, इसी वजह से तो उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। लग रहा है वो हमारे विला में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी थेप का कॉल आता है। थेप इम से कहता है कि कल नाइट विला की रिलेटेड बात हो ही नहीं पाई, उस विला को वो ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए वो इम से बात करना चाह रहा है विला के बारे में जानने के लिए। इस पर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली थेप उस विला को ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, लेकिन थेप इम से मिलना चाह रहा था, तो इसी वजह से एक बार फिर से सारे लोग इम को मनाने में लग जाते हैं। इम के मान जाने पर सीनियर इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अपनी सेक्रेटरी को हक कर लेते हैं। थेप स्माइल करते हुए कहता है कि ये इम बिल्कुल मेरे यंग मी के कैरेक्टर की ही है। इम काफ़ी नर्वस दिखाई दे रही थी, तब उसकी फ्रेंड चंपू आती है। क्या बात है, काफ़ी नर्वस फील कर रही हो, क्या कुछ गलत हुआ है क्या? देखो तुम्हारी फ्रेंड हूँ, बता सकती हो। इम उसे बता देती है कि वो मीटिंग के लिए तो गई थी, विला के ही बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रही थी, लेकिन वो साइको थेप ने उसे किस कर लिया था। अब किस वाली बात जब यहाँ पर चंपू सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है
क्या सच में उस रिच पर्सन ने तुम्हें किस किया? अच्छा ये बताओ कब, कैसे, कहाँ पर किस किया? लिप पे किया, फोरहेड पे किया, चिक पे किया? वाओ, कितना ज़्यादा अच्छा रहता अगर तुम्हारी जगह पर मैं जाती। ये है प्री और ये है उनके हस्बैंड मैट। प्री इस कंपनी की फाउंडर है। पैरालाइज होने की वजह से वो अपनी कंपनी में काफ़ी टाइम के बाद आई थी, जहाँ पर उसकी वेलकम सेरेमनी को एंजॉय किया जा रहा होता है। प्री अपने एम्प्लॉय से मिलती है, जहाँ सारे एम्प्लॉयज़ खुश थे तो वहीं पर इम को काफ़ी जेलसी फील हो रही थी और वो खुद से ही कहती है कि शायद ही कोई ऐसी एम्प्लॉय होगी जो अपने बॉस के प्यार से जेलसी रख रही होगी, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से आ गई। चंपू पूछती भी है, कुछ है क्या जो तुम बड़बड़ा रही हो? जिस पर इम कहती नहीं, कुछ भी नहीं। आगे इम को दिखाया जाता है जो कि अपने चेयर पर बैठी हुई थी एंड यहाँ पर वो अपना गुस्सा अपने एक्स बॉयफ्रेंड कॉप के फ़ोटोज़ पे निकाल रही होती है। तुम तो किसी लायक के नहीं हो, ट्रस्ट तो तुम पर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। उसकी फ़ोटो को फाड़ने की कोशिश करती है लेकिन फ़ोटो फट नहीं रही होती है, इसी वजह से सीजर्स उसे कट कर देती है एंड सामने ही थेप की एंट्री हो जाती है जो कि इम से कहता है कि अभी बात अधूरी रह गई है, उसे पूरी करनी है। इम के पास उसके बॉस मैट का कॉल आता है जो इम को बताते हैं कि थेप को साथ में ले करके उसे किसी रेस्टोरेंट में आना है। इम रेडी हो जाती है क्योंकि बॉस ने ऑर्डर दिया है, वो बॉस की बात कैसे टाल सकती है। आगे दिखाया जाता है तीनों एक साथ बैठे हुए थे। यहाँ पर मैट का कहना था कि अब थेप उनका विला लेना चाह रहा है तो एक बार जा करके एटलीस्ट वो अपने विला को देख तो ले कि किस टाइप का है, अगर वो उसमें इंटरेस्टेड है तो ले सकता है। थेप तो पहले विला देखने से मना कर देता है लेकिन बाद में जब ये बात आती है कि इम उसे शो कर देगी तब थेप मान जाता है। अगर इम शो करेगी तो ठीक है, मैं उसे विजिट करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर इम काफ़ी घबराई हुई सी थी, वो जितना ही थेप से दूर रहना चाह रही थी, सिचुएशन उसे उतना ही थेप के क्लोज करने की कोशिश कर रही थी। वो डरी हुई सी थी, इसी वजह से बॉस से कहती है कि उसे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाना है, तो वो वॉशरूम में चली जाती है और थेप और मैट की यहाँ पर बातें चल रही होती है। इम वॉशरूम में जाती है और खुद को लॉक करती है। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से बचे। उसके पास एक आइडिया आता है, वो फ़ौरन ही फ़ानू के पास कॉल करती है। फ़ानू, एक इमरजेंसी है, जिस एड्रेस पे मैं तुम्हें बुलाना चाह रही हूँ प्लीज़ उस एड्रेस पे जल्दी से आ जाना। जिस पर फ़ानू कहते हैं तो मुझे एड्रेस तो सेंड करो, मैं फ़ौरन वहाँ पर आ रहा हूँ। फ़ानू का कलीग उसे रोकता है कि बॉस आगे की प्लानिंग क्या है, लेकिन फ़ानू तो वहाँ से चला जाता है। फ़ानू के वहाँ से जाने के बाद एंट्री होती है इंग की। इंग उसके कलीग से पूछती है फ़ानू के बारे में और उसे मालूम पड़ता है कि फ़ानू अभी कुछ टाइम पहले ही जा चुका है। मैट थेप से पूछता है कि क्या वो मैरिड है, जिस पर थेप का कहना था कि वो मैरिड तो नहीं है लेकिन बहुत जल्द हो सकता है कि वो मैरिड हो जाए। थेप और मैट की बातें चल रही होती है, तभी मैट के पास कॉल आता है और वो जब घर पहुँचता है तब देखता है कि प्री की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है। वो अक्सर बीमार ही रहा करती थी और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैट डॉक्टर पे ही भड़क पड़ता है कि अगर प्री को कुछ भी हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स खुद पर लेंगे, प्री को कुछ होना नहीं चाहिए। और इधर मिरर में देख करके इम खुद से ही बड़बड़ाई जा रही होती है, दिल तो करता है उस कस्टमर की जान ले लूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी कस्टमर की जान कैसे ले सकती हूँ, मुझे किसी भी तरीके से उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा, मैं सब कुछ कर सकती हूँ ना, उसे हैंडल कर लूँगी। और ये कहते हुए बाहर निकलती है, जिस पर थेप उसे कहता है क्या मुझे मारने की प्लानिंग चल रही है, मुझे मारोगी। इम सोच में डूब जाती है कि इसे कैसे सुनाई दिया और वो भागने लगती है। थेप उसे रोकता है, इतनी आसानी से कहाँ जाओगी, अभी तो तुम्हें मेरे साथ बहुत सारी बातें करनी है। इम डर जाती है, क्या तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें? थेप कहता है हाँ, विला के रिलेटेड। अगले सीन में इम और थेप को एक साथ दिखाया जाता है, दोनों मून को देखते हैं। थेप इम से कहता है कि क्या उसने कभी मून को देख करके प्रे किया है, इस पर इम वॉज लाइक क्या मून को देख करके प्रे अपनी लाइफ में मैंने कभी नहीं किया। थेप उसे ट्राई करने के लिए कहता है। इम कहती है क्या सच में, ऐसा करने से क्या होएगा? तब थेप कहता है हो सकता है तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल जाए। इम कहती है सच्चा प्यार मेरे लाइफ में, मेरा बॉयफ्रेंड। इतना ही बोलती है और चुप हो जाती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो प्रे करने लगती है, क्या इस प्रेयर से मेरा प्रिंसेस मुझे मिल जाएगा? इस पर थेप स्माइल करते हुए कहता है हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा जो एब्रोड जा करके अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है या अपना बिजनेस कर रहा होगा अब्रॉड में। इम शॉक में हो जाती है कि इसने तो पूरी उसकी हिस्ट्री को ही निकाल कर रखा हुआ है। फानू इम के बुलाने पर इम से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन इंग के आ जाने की वजह से फानू को वापस बुलाया जाता है इंग को अटेंड करने के लिए। इंग फानू पर फुल भड़की हुई थी कि अब तक वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि उसने उसके भाई के कातिलों को ढूंढा ही नहीं, जिस पर फानू कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, जितनी जल्दी हो सकेगा वो उसके भाई के कातिलों को ज़रूर ढूंढ निकालेगा। इंग अपने भाई पैट को लेकर के काफ़ी परेशान थी और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन बेचारे फानू पर निकाल देती है और कहती है अगर तुम जैसे पुलिस ऑफिसर इतना टाइम तक काम करेंगे तो कंट्री का हो गया कल्याण। फानू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं
एंड इंग समझने के बजाय उल्टा उसे ही ब्लेम कर रही है। दोनों के बीच में काफ़ी नोकझोंक हो जाती है, जिस पर फानू का कलीग उससे कहता है इस तरीके से उसे फाइट मत करो, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। तब फानू कहता है ओ अच्छा, तो तुम्हें ये प्रीटी लग रही है, एक काम करो, लो तुम ही हैंडल करो। जिस पर उसका कलीग कहता है नहीं नहीं बॉस, आप ही हैंडल करो। फानू और इंग के बीच में तो कंपटीशन लग जाता है इस बात को लेकर के कि देखते हैं कि कौन सबसे पहले पेट के कातिलों के बारे में पता लगाता है। और यहाँ तक की बात हो जाती है कि देखते हैं कौन किसको मात देने में कामयाब रहता है। तभी वहाँ पर सीनियर आ जाते हैं जो कि फानू को बताते हैं कि आज रात कहीं पर ड्रग्स डीलिंग का काम होने वाला है, तो वो वहाँ पर जाकर के सिचुएशन को हैंडल करे। थेप और इम दोनों एक होटल में आते हैं जहाँ पर एक मून के पिक को देख करके थेप कहता है ये मून बिल्कुल वाइट मून की तरह लग रहा है ना, अंधेरी रात में चमकने वाला मून। इम कहती है तुमने मुझे बताया नहीं, अगर मालूम रहता कि यहाँ पर एग्जीबिशन की चीज़ें हैं तो यहाँ पर कभी नहीं आती। वैसे क्या तुम इन सब में इंटरेस्टेड हो? थेप कहता है ऑफ कोर्स। इम कहती है लेकिन मैं नहीं हूँ। इम मौके की तलाश में थी कि वो थेप की नज़रों से बच करके फानू से बात कर सके, एंड ऐसा ही वो करती है। वो फानू से चैट पर बात करती है कि वो कहाँ रह गया है, वो कब से उसका वेट कर रही है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है थेप के साथ। थेप इम के पास आता है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इम जितना ही थेप से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, थेप उससे उतना ही ज़्यादा चिपकने की कोशिश कर रहा था। बातों ही बातों में इम थेप से विला के बारे में बात करती है एंड यहाँ पर सिग्नेचर भी उसका ले लेती है। थेप कहता है अब इस साइन के बदले क्या हम थोड़ी देर के लिए कुछ खाने पीने के लिए चले? जिस पर इम मान जाती है अब तुमने साइन कर दिया है तो ऑफ कोर्स चलो चलते हैं। आगे वो अपने बॉयफ्रेंड कॉब को उसकी गर्लफ्रेंड गाँव के साथ देखती है, उसे बुरा लगता है। कॉब भी इम को देख लेता है एंड उसके पास उसके इंसल्ट करने के लिए आता है। इम तुम यहाँ पर? इस होटल में तो तुम जैसे लड़के तो बिल्कुल भी आ नहीं सकती हैं, एंड तुम्हारे कपड़े कितने सस्ते से हैं, तुम यहाँ पर क्या मेरी कंपनी को मिस कर रही हो? तब इम कहती है कि वो भला छोटे लड़कों की कंपनी को क्यों मिस करेगी, और गाँव से कहती है कि जिसके साथ वो इस वक्त डेट कर रही है वो उसी का छोड़ा हुआ एक्स बॉयफ्रेंड है। गाँव को बुरा लगता है एंड यहाँ पर वो अपना रिवेंज लेने के चक्कर में इम के ऊपर जूस का ग्लास गिराने वाली थी, लेकिन थेप जहाँ हो इम के साथ गलत वो कैसे होने दे सकता है। अपनी पावर से वो ग्लास को पकड़ लेता है जिसकी वजह से इम का ड्रेस खराब नहीं हो पाता है। थेप इम के एक्स बॉयफ्रेंड से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि वो इम का बॉयफ्रेंड है, और इम भी कुछ टाइम के लिए नाटक कर ही लेती है कि थेप उसका बॉयफ्रेंड है। कॉब को जलाने के चक्कर में इम थेप को डार्लिंग कहकर बुला रही थी, जो थेप को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। थेप गाँव को भी अच्छा सबक सिखाता है। साथ ही वो कॉब से कहता है कि वो दोनों फर्स्ट टाइम मिले हैं, क्या हैंडशेक भी नहीं करेंगे? जिस पर कॉब थेप के साथ हैंडशेक करने लगता है एंड यहाँ पर थेप उसके हैंड को इतनी ज़ोर से प्रेस करता है कि कॉब तो सीधा अपने घुटनों के बल बैठ जाता है एंड थेप से कहता है कि वो उसके हाथों को छोड़े। थेप कहता है कि वो इम से सॉरी बोले क्योंकि उसने उसकी इंसल्ट की। अब अपने हाथ को बचाने के चक्कर में कॉब को सॉरी बोलना पड़ता है। आई एम सॉरी इम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, कहो ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कि वो मेरा हाथ छोड़ दे, नहीं तो मेरी हड्डियाँ ज़रूर टूट जाएंगी। इम कहती है हाँ हाँ चलो, तुम्हें माफ़ किया, एंड उसके बाद ही थेप कोब का हाथ छोड़ता है। कोब चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड गाँव के साथ अपनी टेबल पर वापस चला जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिक वाली बातें कर रहे थे, जो सुन करके इम को काफ़ी बुरा लगता है। तब यहाँ पर थेप अपनी पावर का यूज़ करता है एंड एक स्टोन को उन लोगों के ग्लास के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से उनका मजाक किरकिरा हो जाता है। कोब जब इम की तरफ देखता है, इम एटीट्यूड में सॉरी बोलते हुए थेप के साथ निकल जाती है। थेप ने इम की हेल्प की थी उसके बॉयफ्रेंड कोब के सामने, तो इसी वजह से इम को काफ़ी अच्छा लगा था। घर जाने से पहले वो थेप को एक गिफ्ट देती है, एक टी शर्ट रहती है और इस पे मून के साथ एक कपल को भी दिखाया जाता है। थेप को काफ़ी अच्छा लगता है। वो इम से कहता है कि ये वो रख ले क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। इम शो करती है कि उसने एक्स्ट्रा और ख़रीद के लिए है अपने लिए, क्योंकि उसे भी ये टी शर्ट पसंद आई थी। घर वापस आने के बाद थेप उसी टी शर्ट को देख करके स्माइल कर रहा था। तभी वहाँ पर अंकल टीच आ जाते हैं और स्माइल का रीज़न पूछते हुए कहते हैं कि ये टी शर्ट क्या तुमने ख़रीदी है? थेप अंकल टीच को बता देता है कि ये टी शर्ट उसने नहीं खरीदी है, बल्कि इम ने उसे गिफ्ट में दिया है। अंकल टीच का कहना था लाओ मैं इसे संभाल कर रख दो। थेप मना कर देता है, नहीं इसे रहने दीजिए, आज पूरी रात मैं इसे टी शर्ट के साथ ही रहूँगा। थेप के फ़ोन पर मैसेज आता है। अंकल ज़बरदस्ती चेक करने लगते हैं, जहाँ पर उसी टी शर्ट में थेप और इम दोनों ने साथ में फ़ोटोज़ को क्लिक करवाया था और इम ने थेप को सेंड किया था। अंकल कहते हैं कि इसमें इम की स्माइल बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है और साथ ही थेप की भी काफ़ी तारीफ़ें करते हैं। सडनली वहाँ पर खाऊ भागते हुए आती है और थेप को बता देती है पुलिस और ड्रग्स डीलिंग के बारे में। जब यहाँ पर थेप को मालूम पड़ता है कि फिर से कोई ड्रग्स डीलिंग करने वाला है,
तब फिर वो वहाँ पर जाने वाला था। अंकल डीच थेप से कहते हैं कि वो इन सब में इन्वॉल्व ना होए और वैसे भी ये पुलिस का काम है, पुलिस हैंडल कर लेगी। जिस पर थेप का कहना था कि इस ड्रग्स की वजह से न जाने कितनी लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होने वाली है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम में भी मैंने ड्रग्स लेकर के ड्रग्स को बर्बाद कर दिया था ताकि किसी की ज़िंदगी ना बर्बाद हो सके। अंकल उसे रोकते, लेकिन थेप तो किसी की सुनने वाला नहीं था। वो वहाँ से चला जाता है। इधर दिखाया जाता है फानो को, वो भी अपनी टीम लेकर के पहुँच चुका था क्योंकि उसके सीनियर ने तो उसे पहले बता दिया था ड्रग्स डीलिंग के बारे में। एम के डैड ड्यून को लेकर के काफ़ी परेशान थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और ड्यून घर वापस नहीं आया था। डैड एम से कहते हैं कि वो पता करे कि ड्यून कहाँ पर है क्योंकि उनका दिल बैठा जा रहा है। इस पर एम कहती है, फिक्र मत करो, मैं पता करती हूँ। इधर ड्यून और उसका फ्रेंड दोनों उसी प्लेस पर गलती से चले जाते हैं जहाँ पर ड्रग्स डीलिंग का काम होने वाला था। दोनों वहाँ पर घोस्ट की वीडियो और फोटोज़ क्लिक करने के लिए गए थे। तभी उसके पास उसकी सिस्टर इम का कॉल आता है, जिस पर ड्यून कहता है, तुमने तो मुझे डरा दिया था, मानो मेरा दिल बाहर आ जाता। जिस पर इम उसे धमकी देती है, अगर तुम थोड़ी देर के अंदर घर वापस नहीं आए तो याद रखना तुम्हारी पॉकेट मनी जो मैं देती हूँ ना वो बंद कर दूँगी। जिस पर ड्यून कहता है, इस तरह पॉकेट मनी की धमकी मत दो। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी वहाँ से आने की कोशिश करूँगा। इम कहती है, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, जल्दी से आओ। अभी इम ड्यून को धमकी ही दे रही होती है घर वापस आने के लिए। कोई पीछे से आ करके उसे हिट कर देता है और फ़ोन कट हो जाता है, जिसकी वजह से इम काफ़ी परेशान हो जाती है कि अचानक से सब क्या हो गया है। इसकी वजह से वो फानू के पास कॉल करती है और बताती है कि ड्यून को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अचानक से उसका कॉल कट हो गया है, उसका दिल बैठा जा रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। इस पर फानू कहते हैं, फिक्र मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ सही सलामत ड्यून को वापस लेकर आऊँगा। हाँ, लेकिन तुम तब तक डैड को संभालो, यहाँ का मैं संभाल लूँगा। जो लोग ड्रग्स डीलिंग का काम करने वाले थे उन्हीं लोगों ने मिल करके ड्यून और उसके फ्रेंड की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की थी। वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन अपने एक बंदे को ऑर्डर दे करके जाते हैं कि वो लोग इन दोनों का काम तमाम कर दे। इम अपने ब्रदर को लेकर के काफ़ी परेशान थी। उसका लोकेशन वो ट्रैक करती है और वो भी निकल पड़ती है ड्यून को ढूंढने के लिए। जिस बंदे को ऑर्डर दिया गया था ड्यून और उसके फ्रेंड को मारने के लिए, वो अपना काम करने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर थेप आ जाता है और उस बंदे की अच्छी वाली पिटाई करता है। ड्यून और उसके फ्रेंड की बॉडी से ब्लड निकल रहा था। ब्लड की स्मेल सूंघते ही थेप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी उन्हें वो हर्ट नहीं कर सकता था। इसकी वजह से वो बुरे लोगों की तरफ बढ़ जाता है। पानू भी ड्रग्स स्मगलिंग करने वालों को पकड़ लेता है एंड उसके बाद जब वो अंदर जाता है तब वो ड्यून और उसके फ्रेंड को देखता है। वो उन दोनों को बाहर निकालता है। एम भी अपने भाई को बचाने के चक्कर में पहुंच चुकी थी लोकेशन ट्रैक करते हुए, लेकिन सामने वो थेप को किसी का ब्लड पीते हुए देखती है, बट अंधेरा होने की वजह से वो साफ साफ नहीं देख पा रही थी। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और चिल्लाने लगती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे मारना नहीं, मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ पर अपने भाई को बचाने के लिए आई हूँ। थेप जो कि उसके पीछे खड़ा हुआ था वो उसे संभालना चाह रहा था, लेकिन इम को लग रहा था कि वो ही मॉन्स्टर है जिसने सामने वाले पर्सन को मारा है, तो इसी वजह से वो डर जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे। पीछे से फानू भी आ जाता है, गन पॉइंट पर उसे रखता है कि वो इम को हर्ट ना करे, लेकिन सडनली ही थेप वहाँ से गायब हो जाता है। इम डरी हुई थी, जहाँ पर फानू उसे रिलैक्स करवाता है। थेप अपने वेम्पायर वाले लुक में था। उसे बार बार इम की ही बातें याद आ रही थी। जब इम ने उसे मॉन्स्टर कहा था वो इतने ज़्यादा गुस्से में था कि उसका गुस्सा देख करके अंकल डीच और खाओ दोनों बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। इधर ड्यून को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। इम कहीं ना कहीं उस एक्सीडेंट को ले करके अभी भी डरी हुई थी, लेकिन उसका भाई सही सलामत है, इस बात की उसे खुशी भी थी। डैड इम और ड्यून से काफ़ी नाराज़ थे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था कि ड्यून के साथ इतना सब कुछ हो गया। वो हॉस्पिटल में भी था, लेकिन इम ने डैड को कुछ भी नहीं बताया, तो इसी वजह से वो उन दोनों की अच्छी वाली क्लास ले रहे थे कि क्या ज़रूरत थी वहाँ पर ड्यून को जाने के लिए। और इम से भी कहते हैं अगर वो हॉस्पिटल में ड्यून को विज़िट करने के लिए गई थी तो वो उन्हें साथ में क्यों नहीं लेकर गई थी। जिस पर इम कहती है, डैड मैं अपना फ़ोन ले जाना भूल गई थी, आपको बता दी, लेकिन आप इतने परेशान रहती इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। थेप इम को लेकर के काफ़ी परेशान था कि उसने उसे मॉन्स्टर कहा। वो पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है जिसमें थेप और इम ने अपने अच्छे टाइम को स्पेंड किया था। वो वही सारे पलों को याद करके बहुत बुरी तरीके से हर्ट होता है एंड उसके बाद क्या वो सनलाइट में चला जाता है। अंकल डीच जब आते हैं तब वो थेप से कहते हैं कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, वो अपनी हकीकत के बारे में सब कुछ जानता है, अनजान नहीं है अपनी हकीकत से। अंकल डीच कर्टन्स लगाने लगते हैं। थेप मना करता है, नहीं सनलाइट को आने दो। अंकल डीच कहते हैं इस तरीके से तुम्हारी कंडीशन ख़राब हो सकती है, तुम जानते हो ना तुम कोई ह्यूमन नहीं हो, तुम वैम्पायर हो और तुम्हें सनलाइट से प्रोटेक्ट करना खुद को अच्छी तरीके से आना चाहिए।
तुम्हारी गलती से तुम्हें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। थेप उस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और अपना गुस्सा कंट्रोल में नहीं कर पाता है और अंकल डिच को पुश कर देता है जब वो उसे मेडिसिन दे रहे होते। मेडिसिन भी गिर जाती है। यहाँ पर थेप अंकल डिच से सॉरी कहता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अंकल डिच के साथ गलत किया, और साथ ये भी कहता है कि वो उसके रूम से बाहर निकल जाए, वो कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाह रहा है। जब अंकल डिच बाहर निकलते हैं तब उनके शोल्डर में पेन हो रहा था क्योंकि थेप ने उन्हें पुश जो किया था। और ये सब कुछ खाओ देख लेती है। खाओ अपने डैड से कहती है, मैंने थेप को देखा है लेकिन इस तरीके से कभी भी नहीं देखा। आज उसकी पावर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रही है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो आपको ना हर्ट कर दे। डैड कहते हैं कि आज से मैं थेप के साथ नहीं हूँ। सदियाँ गुजर गई है, मैं भी थेप के साथ से हूँ और मुझे अच्छे से मालूम है वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता है। मैट जो कि प्री से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसकी केयरिंग में लगा हुआ था। उसकी वो पूरी देखभाल कर रहा था। प्री खुश थी मैट जैसा हस्बैंड पा करके। साथ ही वो अपनी बीमारी की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान भी थी। वो मैट से कहती है कि पता नहीं मैं कभी ठीक भी हो पाऊँगी या नहीं, या इसे ठीक की उम्मीद में एक दिन मैं दुनिया छोड़ करके चली जाऊँगी। तब मैट प्री से कहता है, दोबारा ऐसे वर्ड यूज़ मत करना क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है एक न एक दिन तुम अच्छी तरीके से रिकवर हो जाओगी। दोबारा ऐसा बोल करके मुझे हर्ट मत करना। मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा एंड देखना एक दिन तुम अपने पैरों पर खुद चल पाओगी। एम ने अंधेरे में जो कुछ भी देखा था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक आर्टिस्ट से वो स्केच तैयार करवाती है, जो कि थेप तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि अंधेरे में वो थेप को पहचान नहीं पाई थी। फानो एम को अपने लैपटॉप पर कुछ डेड बॉडीज़ फ़ोटोज़ दिखाता है एंड बताता है कि सभी की मौत एक जैसी है, सभी के नेक पे निशान है और इनकी बॉडी में पूरी तरीके से ब्लड लग रहा है किसी ने ऑब्जॉर्व कर लिया है और सिर्फ इनके नेक पे निशान है, इनकी बॉडी पर और कहीं पे भी निशान नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। इम फानो से कहती है कि किसी वेम्पायर ने तो ये सब नहीं किया है। फानो कहता है कि मैं वेम्पायर्स वगैरह पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। एंड तभी वहाँ पर उसका कलीग आ जाता है और उसे बताता है कि सीनियर उसे बुला रहे हैं। एम को वेट करने के लिए कहकर फानो सीनियर से मिलने के लिए चला आता है। सीनियर उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे थे एंड उसे न्यूज़ दिखाते हैं कि उसने बहुत जल्दी ड्रग वाले केस को सॉर्ट आउट कर दिया था, जिसकी वजह से लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हैं एंड सीनियर को भी उस पर काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। वो उसकी भर भर की तारीफ़ें करते हैं। एंड यहाँ पर एम को दिखाया जाता है जो कि फ़ानू के लैपटॉप में अपनी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देखती है। तभी फ़ानू आ जाता है। उसने आज तक इन सब को एम से छुपा कर रखा था एंड सडनली एम ने देख लिया। फ़ानू छुपाना चाह रहा था लेकिन एम कहती है, नहीं रहने दो, ये सारी फ़ोटोज़ तो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, इन्हें देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलो साथ में देखते हैं। इन फ़ोटोज़ को देख करके मुझे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही है जब हम दोनों छोटे थे एंड कितना फ़न करते थे ना। आगे फ़ानू को दिखाया जाता है जो एम को ड्रॉप करने के लिए आता है। वो एम से कुछ कहना चाह रहा था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली फ़ानू बचपन से ही एम को लाइक करता है लेकिन उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर ड्यून आ जाता है और फ़ानू का काम वो खुद कर देता है। वो एम से कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हो? अगर डेट करोगे तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फ़ानू बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तो एक ऑफिसर भी है, तो मुझे कोई भी ख़राबी उसमें नज़र नहीं आ रही है, तुम इसे डेट कर सकती हो। इस पर एम कहती है, ड्यून तुम आजकल बहुत बकवास भरी बातें करने लगे हो, हम लोग तो बस ऐसी बातें कर रहे थे एंड तुमने पता नहीं क्या से क्या सोच लिया है। और हाँ, तुम्हारे माइंड में जो कुछ भी चल रहा है मैं क्लियर कर दूँ, मैं और फ़ानू एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। जिस पर फ़ानू कहता है कि लाइफ में कभी मौका मिला तो क्या एम फ़ानू को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी? जिस पर एम कहती है, फ़ानू ये कौन सी बातें लेकर के बैठे हो, तुम बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए मैटर करते हो। एम की बातें सुन करके फ़ानू को काफ़ी अच्छा लगता है एंड यहाँ पर वो एम को सडनली हक कर लेता है कि थैंक गॉड, चलो तुम्हारी थिंकिंग मेरे रिलेटेड ये है, ये सुन करके काफ़ी अच्छा लगा, अपना ख्याल रखना। जिस पर ड्यून कहता है, मैं तो यहाँ पर ये पता करने के लिए आया था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर भी रहे हो या नहीं, तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं पड़ा। वैसे तुम दोनों एक दूसरे को हक करके क्यों रखे हो, दूर हटो। और वैसे भी एम रात काफ़ी हो गई है, घर चलो। अंकल डिच और खाओ काफ़ी परेशान थे क्योंकि काफ़ी टाइम से थेप रूम से बाहर नहीं निकला था। जब वो रूम में जाते हैं तब रूम में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था। हर जगह ढूंढने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि थेप बाहर जा चुका है, वो भी धूप में, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। आगे थेप को दिखाया जाता है, वेम्पायर होने की वजह से वो धूप में नहीं रह पा रहा था और इसी वजह से उसकी कंडीशन ख़राब होने लगती है। एक गर्ल उसकी हेल्प के लिए आती है और उस गर्ल में वो पहले इम को देखता है, लेकिन बाद में जब रियलाइज़ होता है कि ये इम नहीं है तो उसे पुश कर देता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, जिसकी वजह से उस लड़की के हाथ में चोट लग जाती है। अब ब्लड की स्मेल सूंघ करके थेप कंट्रोल नहीं कर पा रहा था एंड उस लड़की को फॉलो करने लगता है, लेकिन सामने से इम को देख करके
वो वहाँ से चला जाता है। इनके घर पर फानू आया हुआ था जो उसके घर की छानबीन कर रहा था। इंग जब गुस्से में पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, फानू बताता है कि उसका भाई इल्लीगल तरीके से काम करता था। उसका भाई ड्रग डीलर भी था और कंपनी में वो उसकी पार्टनर थी, तो इसी वजह से वो उसके घर की छानबीन कर रहा है और बहुत जल्द वो उसके लिए भी अरेस्ट वारंट लेकर आएगा। इंग काफ़ी गुस्से में थी। फानू उसे कोई भी चीज़ छूने से मना करता है। इंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है एंड साथ ही उसे अपने भाई पैट पर काफ़ी ट्रस्ट था कि फानू झूठ ही बोल रहा होगा। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर इम थेप की केयरिंग कर रही थी। उसकी बॉडी को जब वो टच करती है तो बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, जिस पर इम कहती है चलो हॉस्पिटल चलते, तुम्हारी कंडीशन कहीं ख़राब ना हो जाए, देखो तुम्हारी बॉडी तो पूरी तरीके से कितनी कोल्ड हो रही है। थेप कहता है कुछ टाइम में वो ठीक हो जाएगा। इम थेप को कुछ स्नैक्स देती है खाने के लिए। थेप खाने से मना करता है कि उसके टाइप का फूड नहीं है। अब जबकि थेप एक वेम्पायर है तो वो ह्यूमन फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इम अपसेट हो जाती है कि थेप रिच पर्सन है, शायद इसी वजह से वो पुअर लोगों का खाना खाना पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन इम को अपसेट देख करके थेप उसका स्नैक्स ले लेता है एंड खाने लगता है। लेकिन वेम्पायर होने की वजह से वो उसके फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है एंड वोमिटिंग करने स्टार्ट कर देता है एंड साथ ही उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। थेप वहाँ से जाने लगता है, तभी इम के पास अंकल डिच का कॉल आता है। अंकल इम से पूछते हैं क्या थेप उसके पास है। इम बताती है कि हाँ थेप उसी के पास था, जिस पर अंकल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन्होंने थेप को ढूंढ लिया है। वो इम से कहते हैं कि वो थेप को कहीं पर भी ना जाने दे, बस वो 2 मिनट में थेप के पास आ रहे हैं, लेकिन तब तक वो थेप का ख्याल रखे। अंकल डिच इस वजह से थेप को लेकर के काफ़ी परेशान थे क्योंकि थेप ने मेडिसिन भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए धूप में रह सके। अगर वो ज़्यादा देर तक रहेगा तो सिचुएशन ख़राब ना हो जाए, इस बात को लेकर के डिच अंकल काफ़ी परेशान थे। इधर इम की कंपनी में तो मानो हंगामा सा हो जाता है जब वो देखते हैं कि थेप ने साइन कर दिया है और उसने विला खरीद लिया है, जिसकी वजह से सीनियर और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो इम को कांग्रेचुलेट करते हैं। इधर थेप को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अपसेट था एंड बार में एंट्री हो जाती है इंग की। वो गुस्से में यहाँ पर आई हुई थी। अब उसके पास पैसे ना होने की वजह से जो बार वाले सर्वेंट थे वो उसे वहाँ से ज़बरदस्ती निकालने पर तुल जाते हैं कि उसके पास पैसे नहीं है और चली आई। तब यहाँ पर थेप उन लोगों को रोकता है और बार ओनर को पैसे देता है, ये कहते हुए कि इंग को जितना भी ड्रिंक करना है वो कर सकती है। इंग जो कि काफ़ी अपसेट थी, थेप से पूछती है कि उसने उसकी हेल्प क्यों की, जबकि अदर्स लोग तो उसकी हेल्प के लिए सामने भी नहीं आ रहे। थेप कुछ भी नहीं बोलता है। आगे दिखाया जाता है जब इंग बहुत ही ज़्यादा नशे में हो चुकी थी तब थेप उसे पार्किंग एरिया में लेकर जाता है और वो उसे अपना शिकारी बनाने वाला था, लेकिन उसे इम की कही हुई बातें याद आ जाती है जब वो खुद को मिरर में देखता है कि किस तरीके से इम ने उसे मॉन्स्टर कहा है। इम की बातें याद आते ही वो सडनली वहाँ से गायब हो जाता है। इंग परेशान कि वो गायब कैसे हो गया है। इधर अंकल डिच और खाओ को दिखाया जाता है जो फाइनली थेप को ढूंढ लेते हैं। वो दोनों थेप को लेकर के काफ़ी परेशान थे क्योंकि थेप ने ब्लड तो पिया ही नहीं था। अंकल थेप से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। थेप का कहना था कि लाइफ में 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो प्यार और दूसरा डेथ। अगर दोनों ना रहे तो ज़िंदगी बकवास है। वो इम को लेकर के काफ़ी परेशान था कि वो जिससे प्यार करता है वो उसे मॉन्स्टर समझ रही है, जबकि कई सदियों से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। तब यहाँ पर खाऊ और अंकल डिच उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इम अभी थेप को अच्छी तरीके से नहीं जानती है। वक्त और हालात के हिसाब से अगर इम ने भी थेप को समझ लिया तो वो सच में वो तुमसे प्यार करने लगेगी। लेकिन थेप डर रहा था कि जिस तरीके से इम ने उसे मॉन्स्टर कहा है कि क्या वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर पाएगी। डिच अंकल और खाओ थेप को समझाते हैं कि वक्त के साथ सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, बस थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तुमने इतने साल स्ट्रगल किए हैं तो बस कुछ टाइम और। फानू का कलीग आधी रात में उसके पास उसका फ़ोन लेकर आता है जो कि ख़राब हो चुका था, जिस पर फानू कहता है क्या ये फ़ोन देने के लिए तुम आधी रात को आए हो। तब यहाँ पर उसका कलीग कहता है नहीं, बस कुछ फ़ोटोज़ है जो तुम्हें दिखानी है। एंड होटल की वो फ़ोटोज़ दिखाता है जिसमें इम दिखाई दे रही थी। कलीग पूछता है अब तुम मुझे बताओ, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जान गया था टेरेस पे जो लड़की थी जिसने मास्क वेयर किया हुआ था वो इम ही थी, लेकिन तुमने मुझे सीनियर को बताने नहीं दिया। अब सच सच तुम बता रहे हो कि मैं जा कर के सीनियर को बताऊं। फानू अपने कलीग को सच्चाई बता देता है, साथ ये भी कहता है कि इम उन सारे मैटर में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वहाँ पर होने की वजह से उसके लाइफ पर भी बुरा असर पड़ सकता है। सच्चाई जब तक सामने नहीं आती है तब तक अपना मुंह बंद करना। जिस पर उसका कलीग कहता है ओह अच्छा, तो ये लव का मैटर है, पहले बताना चाहिए था ना कैप्टन। फानू के पास इम ने एक फ़ोटो सेंड करी थी। अब यहाँ पर वो फ़ोटो देखता है इम और थेप को देख करके उसे कुछ अजीब सा लगता है। एंड उसके बाद फानू इम की बनवाई हुई स्केच के साथ थेप को मैच करने लगता है और उसे डाउट होने लगता है कि कहीं ये थेप तो नहीं जो मर्डर कर रहा है।
आगे अंकल डिच को दिखाया जाता है जो कि थेप को ब्लड पीने के लिए कहते हैं एंड साथ ही यहाँ पर थेप से कहते हैं कि अगर उसे और ब्लड की ज़रूरत है तो वो पी सकता है, क्योंकि अंकल ने एडवांस में बहुत सारा ब्लड लेकर आए हुए। खाओ अपने डैड और थेप को देख करके स्माइल कर रही थी, क्योंकि अंकल डिच की एज थेप से कम है। थेप जो कि कई सदियों से जी रहा है और अंकल डिच तो नॉर्मल हैं, तो वो ये देख करके स्माइल कर रही थी कि मेरे डैड छोटे हैं लेकिन फिर भी वो थेप को अपना ग्रैंडसन बनाकर रखे हुए दुनिया के सामने। फानो एम के साथ थेप की कार को फॉलो करता है एंड आगे चल करके वो उसकी कार को रोक भी देता है। एम मना कर रही थी, तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है खाओ की। खाओ पूछती है कि ये सब करके उसे क्या मिल रहा है और बीच रास्ते में इस तरीके से कार को रुकवाना क्या है, जिस पर फानो का कहना था कि वो उसके बॉस थेप से मिलना चाहता है। थेप जब बाहर आता है तब यहाँ पर इम फानो की तरफ से सॉरी बोलती है उसे परेशान करने के लिए, और उसने उसका गिबिला ख़रीदा है इसके लिए उसे थैंक्स भी बोलती है, जिस पर फानो कहता है इम तुम पीछे हटो, मुझे मालूम है मुझे किस टॉपिक पे बात करनी है। फानो थेप से कहता है कि उसने मर्डर किया है, इस वजह से फानो को उसके पास आना पड़ा। तब यहाँ पर खाओ उससे डिटेल्स पूछती है। फानो बताता है, जिस पर खाओ का कहना था जिस दिन के बारे में तुम बात कर रहे हो उस दिन मेरे सर पूरा टाइम घर पर ही थे। तब यहाँ पर फानो इम की बनवाई हुई स्केच के साथ थेप को मैच करता है और कहता है क्या तुम देख नहीं पा रही हो, ये वही है, ये स्केच इसी की है। तब इम कहती है फानो मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम देख सकते हो ये स्केच डिफरेंट है एंड थेप डिफरेंट है, तुमने थेप के बारे में क्या जाना है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन है। जिस पर फानो कहता है तुम इसके बारे में क्या जानती हो, तुम कुछ भी नहीं जानती हो, बिना स्ट्रगल किए इसने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कर ली है, तुम इसके बैकग्राउंड के बारे में तो जानो। आई थिंक मुझे लग रहा है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इम फानो से कहती है मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। अंकल डिच फानो को वार्न करते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर उसने थेप के साथ कुछ भी मिसबिहेव करने की कोशिश की तो वो फानो के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे। फानो जो कि काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था थेप के जाने पर, वो पीछे से ही थेप पर अटैक करता है, तो बदले में थेप भी फानो को 2-3 घूंसे लगा ही देता है। घर वापस आने के बाद अंकल डिच थेप से कहते हैं कि उसे थोड़ा सा और ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कार ड्राइव करते हुए इम फानो पर भड़की हुई थी, बिना सबूत के तुमने ये सब कैसे इल्ज़ाम लगा दिया, तुम्हारे पास सबूत तो रहना चाहिए, और मुझे लग रहा है तुम्हें ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फानो का कहना था कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए सबूत इकट्ठा करने के लिए, उसके बाद वो थेप का पर्दाफाश करेगा। अब यहाँ पर इम उसे समझाने की कोशिश करी थी, फानो नहीं समझ रहा था। तब इम कहती है कि वो अपनी मॉम को खो चुकी है, अपने बेस्टी को वो नहीं खोना चाहती है। एंड यहाँ पर ही पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इम और उसका भाई ड्यून अपनी मॉम डैड को सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, लेकिन सडनली वहाँ पर मॉम डैड की एंट्री हो जाती है एंड यहीं से ही इम की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हुई थी। एक बाइकर वाले ने इम की मॉम को शूट कर दिया था और डैड को भी गोली लगी थी। इम बेहोश हो चुकी थी। इम के डैड की जान तो बच गई थी, लेकिन उनकी हाफ बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी थी। होश में आते ही वो अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर इम और ड्यून रोते हुए बताते हैं कि मॉम अब इस दुनिया में नहीं है, वो उस एक्सीडेंट में मर चुकी है। डैड के आंसू बता रहे थे कि अपनी वाइफ को खोने का उन्हें कितना ज़्यादा दुख हो रहा है। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। इम के कार के पीछे एक बड़ा ट्रक आता है एंड यहाँ पर इम के कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। ड्यून भी काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था एंड इम तो बेहोश हो चुकी थी। आगे दिखाया जाता है ये एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि मैट ने करवाया था। मैट जो कि काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। घर वापस आने के बाद जब वो वॉशरूम में जाता है तब बार टब में अपनी वाइफ प्री को डूबते हुए पाता है। इधर फानू कुछ नहीं कर पा रहा था, वो तो मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा था एक्सीडेंट के बाद। तभी वो देखता है कि सामने से एक पर्सन आ रहा है, उसका फेस वो नहीं देख पाता है जो कि थेप रहता है। थेप आते ही इम को कार से बाहर निकालता है एंड वहाँ से लेकर के चला जाता है। इम को दिखाया जाता है जिसे बहुत सारी चोटें लगी हुई थी, रिकवर होने में उसे बहुत ज़्यादा वक्त लगता, लेकिन थेप यहाँ पर अपना ब्लड इम को पिलाता है और ऐसा करते हुए फानो दूर से देख लेता है, लेकिन शक्ल सही से नहीं देख पाता है कि वो थेप ही है। डॉक्टर के थ्रू मैट को एक बैड न्यूज़ मिलती है। उसके वाइफ की हाफ बॉडी तो पहले से ही पैरालाइज थी, बट यहाँ पर अब उसके ब्लड में खुद से ही पॉइजन बनने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर इस पॉइजन को रोका नहीं गया तो आगे चल करके उसकी वाइफ बहुत जल्द उसे छोड़ के जा सकती है। अगर वो चाहता है कि उसकी वाइफ जिंदा रहे तो उस ब्लड डोनर को ढूंढ लाए जिसका ब्लड इसकी वाइफ से मैच करता हो। मैट जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, रिच पर्सन है और अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ को देखते हुए कहता है कि अगर उसे अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए किसी का मर्डर भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटेगा। मॉर्निंग में जब इम सोकर उठती है तब वो कहती है कितनी अच्छी नींद आई। थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि ये उसका रूम तो है ही नहीं, वो तो कहीं और है। काफ़ी परेशान हो जाती है और उसके कपड़े चेंज है। ये देख करके और ज़्यादा वो दौड़ती हुई निकलती है एंड थेप से टकरा जाती है। अपने आप को थेप से दूर करने के लिए वो थेप को पुश करती है। थेप जब वॉल से टकराता है तो पूरी तरीके से वॉल टूट जाती है
ये देख करके इम परेशान हो जाती है कि वॉल कैसे टूटी। फिलहाल उसके लिए वॉल मैटर नहीं करता है, वो यहाँ पर कैसे आई इसके बारे में वो पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आई। अंकल डिच उसे बताते हैं कि कल उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और थेप ने उसकी जान बचाई थी और यहाँ पर उसे लेकर आया। इम थेप को थैंक्स बोलती है, लेकिन साथ ही वो ये भी क्वेश्चन कर लेती है कि उसके कपड़े किसने चेंज किए हैं। तब अंकल डिच बताते हैं कि उसके कपड़े चेंज करने वाली उनकी बेटी खाओ थी। खाओ अपने आप को इम से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसके लिए पानी लेकर आती है कि पहले पानी पियो। लेकिन यहाँ पर इम को याद आता है कि उसके साथ फानू भी कार एक्सीडेंट में था, तो फानू कहाँ पर है। तब खाओ बताती है कि थेप ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है, वो हॉस्पिटल में है। जिस पर इम का कहना था तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए ना, हम यहाँ पर क्यों हैं। खाओ कहती है पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद थेप तुम्हें ड्रॉप कर आएगा। इम कांच के ग्लास को थोड़ा सा टाइटली पकड़ती है, कांच का ग्लास फ़ौरन टूट जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। थेप देख करके परेशान हो जाता है कि इम के हाथों से ब्लड निकल रहा है। थेप इम के हाथों की ड्रेसिंग करना चाह रहा था, तो वहीं पर इम कहती है छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। थेप कहता है ये छोटी सी चोट है, लो मैं ड्रेसिंग करता हूँ। इम उसे देख रही थी। थेप कहता है एक काम करो, तुम दूसरी साइड पर देखो, तब तक मैं तुम्हारी हाथों की ड्रेसिंग भी कर दूंगा। इम कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, देख सकती हूँ। थेप उसके हाथों की ड्रेसिंग करता है। आगे थेप को किचन में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इम के लिए अपने हाथों से कुकिंग करने के लिए गया था। इम काफ़ी सरप्राइज हो जाती है जब वो थेप को कुकिंग करते हुए देखती है और आगे वो डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे डिशेस लेकर आता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इम के लिए। राइस देख करके इम कहती है वाह कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है सारी डिशेस। थेप उसे ट्राई करने के लिए कहता है। इम कहती है हाँ मैं ट्राई तो करूँगी, लेकिन तुम्हारी प्लेट कहाँ है, तुम भी तो खाओ। थेप इम को अपनी सच्चाई थोड़ी बता सकता है कि उसे ह्यूमन फूड डाइजेस्ट नहीं होते हैं। इम के कहने पर वो यहाँ पर खाना खाता है और बताता है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन अचानक से उसकी कंडीशन ख़राब होने लगती है एंड उसके बाद वो सीधा वॉशरूम में भागता है और वोमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। थेप को अच्छे से मालूम है ह्यूमन फूड वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन अपने प्यार की वजह से वो ह्यूमन फूड भी खाने के लिए तैयार हो जाता है। इम ड्यून के पास कॉल करती है। इम की आवाज़ सुनकर के ड्यून कहता है क्या तुम जिंदा हो। इम कहती है तुमसे बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली जिंदा ही हूँ। अच्छा मुझे बताओ फानू कैसा है। तब ड्यून बताता है कि फानू की कंडीशन ठीक नहीं है, लग रहा है उसके दुश्मन ने उसे तो जान से मारने की प्लानिंग की थी। इम यहाँ पर थेप के बारे में सोचती है जब उसकी और फानू की फाइटिंग हुई थी और फानू ने इम से कहा भी था कि अगर उस दिन टेरेस पर थेप रहा होगा तो उसके दुश्मनों ने उस पर शूट ज़रूर किया होगा, उसकी बॉडी पर कहीं ना कहीं तो गोली के निशान होंगे। तो यही पता करने के लिए इम थेप के पास आती है और उसकी शर्ट को अच्छी तरीके से गंदा कर देती है एंड उसे क्लीनिंग करने के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार थी। वो फोर्सफुली उसे कहती है कि वो अपनी टी शर्ट दे। थेप टी शर्ट देने से मना कर देता है, जिस पर इम कहती है अगर इस टी शर्ट को वॉश करूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा तुमने मेरी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया है, इसे क्लीनिंग करने का मौका तो दो। थेप कहते हैं तुम नहीं मानोगी। इम कहते बिल्कुल भी नहीं, तुम निकालो तो सही। थेप इम की जिद पर अपनी टी शर्ट तो निकाल देता है, लेकिन इनर वेयर की वजह से इम उसकी बॉडी को सही तरीके से नहीं देख पाती है। इम थेप की बॉडी पे निशान देखना चाह रही थी, इसी वजह से वॉशरूम में जा करके कॉकरोच का बहाना करने लगती है कि तुम्हारे वॉशरूम में कॉकरोच है। एंड जब वहाँ पर थेप आता है तब उसे शावर से गीला करने की कोशिश करती है। थेप समझ रहा था कि इम उसकी बॉडी पर निशान देखना चाह रही है, इसी वजह से अब यहाँ पर वो खुद ही अपने इनर वेयर को निकाल देता है एंड इम से कहता है हो सकता है अब ये देख करके तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए, और हाँ अगर इतने पे भी तुम सेटिस्फाई फील नहीं करी हो देन कोई बात नहीं, मैं अपनी पैंट भी निकाल दे रहा हूँ। वो अपनी पैंट निकालने लगता है, जिस पर इम कहती है अब बस भी करो, देख लिया मैंने, जाओ यहाँ से, मुझे शावर लेना है। फानू के कलीग ने फानू की सेफ्टी को देखते हुए उसे ऐसे वार्ड में शिफ्ट किया था जहाँ कोई आ जा ना सके और सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। तो वहीं पर ड्यून फानू से मिलना चाह रहा था, लेकिन कलीग कहता है कि वो अभी नहीं मिल सकता है। इधर एम को दिखाया जाता है जो काफ़ी परेशान थी और फानू को देखने के लिए हॉस्पिटल जाने वाली थी। साथ ही वो थेप को बताती है कि उसकी टी शर्ट को वो बाद में वॉश करके दे देगी क्योंकि अभी वो फानू से मिलने के लिए जा रही है। अंकल डिश थेप के पास कॉल करके बता देते हैं कि थेप के ब्लड का असर इम पर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, थोड़ी टाइम के लिए रहेगा, लेकिन तब तक थेप को इम का ख्याल रखना पड़ेगा, इस बीच कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक आंट को स्ट्रगल करते हुए देखती है, तब इम कहती है क्या मैं पुश करने में थोड़ी सी हेल्प करूँ। उनके हाँ बोलने पर इम ट्रक को पुश करती है और थोड़ी ही सी एनर्जी में ट्रक बहुत ज़ोर से आगे चला जाता है, जिसे देख करके एम भी डर जाती है। और आंट का कहना था कि इतनी दुबली पतली लड़की नाक पकड़ो मुंह पकड़ो दम निकल जाए, उसके बाद इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आई। तो वहीं पर सिचुएशन को थेप संभालता है। फानू जब होश में आता है और उसे उसके कलीग के थ्रू मालूम पड़ता है कि इम हॉस्पिटल में नहीं है, तो वो इम को लेकर के परेशान हो जाता है। वो इम के पास जाने वाला रहता है, जिस पर उसका कलीग रोकता है, तुम्हारी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, ऐसी हालत में तुम बाहर नहीं जा सकते हो
और नर्स भी यही सजेशन करती है फ़ानू को कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, इस तरीके से वो बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन फ़ानू नहीं मानता है और अपनी ही ज़िद पर अड़ा रहता है, जब तक कि इम वहाँ पर आ जाती है। इम को देख करके फ़ानू थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, लेकिन वो काफ़ी परेशान था ये देख करके कि उसी कार एक्सीडेंट में जहाँ फ़ानू की कंडीशन इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो गई, तो वहीं पर इम को तो ज़रा भी चोट नहीं लग रही है, सब कुछ बिल्कुल फिट एंड फाइन दिख रहा है। जबकि लास्ट टाइम उसने जब देखा था कार एक्सीडेंट के बाद इम की भी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, और यहाँ पर वो इम को सही सलामत देखता है तब उसे बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है। यहाँ पर फ़ानू इम को थेप से दूर रहने के लिए सजेशन करता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उस लड़के में ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैं पता लगा कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में इम को दिखाया जाता है जो थेप से मिलने के लिए जाती है। थेप के फोर्स करने पर इम ने अपने कुछ टेस्ट करवाए थे एंड यहाँ पर वो रिपोर्ट शो करती है कि वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। थेप ने इस वजह से टेस्ट करवाने के लिए इम को फोर्स किया ताकि वो जान सके कि उसके ब्लड का असर ख़त्म हो चुका है। जब उसे मालूम पड़ता है कि उसके ब्लड का असर ख़त्म हो चुका है, देन वो काफ़ी रिलैक्स और सेटिस्फाई फील करता है। इम थेप को स्माइल करते हुए देखती है तो कुछ टाइम तक बस देखती ही रहती है एंड यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स भी बोलती है कि कल नाइट उसने उसकी हेल्प की। इधर ड्यून और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है, दोनों काफ़ी परेशान थे। वो अपने चैनल पर कुछ इस तरीके से सीन क्रिएट करना चाह रहे थे जिससे उनके सब्सक्राइबर को काफ़ी अच्छा लगे, और इसी चक्कर में वो लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। थेप इम को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है तो वहीं पर ड्यून देख लेता है। ड्यून इम से कहता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिसे तुम मुझसे छुपाना चाहती हो? तब इम बताती है कि जैसा उसका भाई ड्यून समझ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो उसका बस एक कस्टमर है और जिसने उसकी कंपनी का विला खरीदा है। तब ड्यून काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, मुझे बात करनी है। इम मना करती है लेकिन ड्यून नहीं मानता है एंड उसके बाद वो थेप के पास जाता है। एक्सक्यूज़ मी ब्रदर कस्टमर, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ड्यून, उसका फ्रेंड थेप और इम चारों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यहाँ पर ड्यून थेप से कहता है कि क्या वो उसका इंटरव्यू ले सकता है, वो उसके बारे में कुछ जानना चाहता है। एक्चुअली पास्ट में फ़ानू की वजह से यहाँ पर ड्यून को मालूम पड़ा था कि थेप ह्यूमन नहीं है, वो कहीं ना कहीं वेम्पायर है। तो इसी वजह से अब ड्यून का ये सोचना था कि वो अगर थेप की सच्चाई के बारे में पता लगा पाएगा और अपने चैनल पर अपलोड करेगा वो वीडियो, तो वो वायरल हो सकता है। पहले तो ड्यून का फ्रेंड मना कर रहा था, लेकिन जब ड्यून बताता है थेप के बारे में कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है, तब उसका फ्रेंड खुद ही आगे आ जाता है और खुद से थेप को मनाने लगता है। एंड यहाँ पर ड्यून और उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं कि वो थेप का इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। इंटरव्यू के थ्रू वो पता करना चाह रहे थे क्या सच में थेप ह्यूमन है या वेम्पायर है। और इनके डिस्कशन में इम ना इन्वॉल्व हुए, इस वजह से ड्यून इम को ये कह देता है कि क्या वो उसके लिए पानी ला सकता है, और पीछे से वो थेप को मना भी लेता है। ड्यून और उसका फ्रेंड दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि अगर थेप के बारे में सच में उन्होंने पता लगा लिया तब तो वो एकदम वायरल हो जाएंगे। ड्यून और उसके फ्रेंड की बातें सुन करके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। ड्यून, क्या इम से कोई मिलने के लिए आया है और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ड्यून और उसका फ्रेंड झूठ बोल देते हैं, हम तो बस असाइनमेंट के बारे में बात कर रहे थे डैड। डैड पूछते हैं इम से मिलने के लिए कौन आया है? ड्यून डैड को बताता है कि इम को ड्रॉप करने के लिए थेप आया है। इधर इम को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्रदर के बिहाफ में थेप से सॉरी कहती है कि मेरा भाई साइको क्रेजी तो है ही है, आए दिन कुछ ना कुछ न्यू हंगामा क्रिएट करते रहता है। अगर उसके किसी बात से बुरा लगा है तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना, वो है ही नोटी, इतना समझदार नहीं है तुम्हारी तरीके। साथ ही इम थेप से पूछती है कि उसके ना रहने पर क्या बातें हुई है ड्यून और उसके बीच में। थेप कुछ भी नहीं बताता है और वहाँ से गुड नाइट बोल करके चला जाता है। नाइट में जब इम अपने हाथों की ड्रेसिंग करने जा रही थी, सारी पट्टियाँ निकालने के बाद वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके हाथ की चोट तो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और हाथ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो वो तो परेशान हो जाती है। तो वहीं अपोजिट में हमारे थेप को दिखाया जाता है जो कि इम की स्केच कर रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। थेप को स्माइल करते हुए देख करके अंकल डिच और खाओ भी स्माइल करते हैं। अंकल डिच यहाँ पर थेप से कहते हैं कि नाइट में कुछ ऐसा हुआ है जिसको सोच करके थेप स्माइल पे स्माइल किए जा रहा है, ऐसा तो वो कभी नहीं करता था। थेप जब अंकल की तरफ देखने लगता है तब अंकल डिच कहते हैं मैं तो बस यूँ ही कह रहा था, वैसे तुम्हारे लिए मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है, जल्दी से चलो खा लो, एनर्जी की तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे दिखाया जाता है थेप डाइनिंग टेबल पर था और उसके लिए ब्लड रखा हुआ था, लेकिन थेप यहाँ पर डिसाइड कर चुका था कि वो ब्लड अब नहीं पिएगा और एक नॉर्मल पर्सन के तरीके वो भी खाना खाएगा। अंकल डिच और खाओ उसे सोचने के लिए कहते हैं, जिस पर थेप कहता है कि उसने सोच लिया है। थेप कर्टन्स को हटाता है और धूप में जाता है कि वो अब नॉर्मल पर्सन की तरीके अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करने वाला है। तो वहीं पर अंकल डिच कहते हैं अच्छा ठीक है, ब्लड ना पीना है ना सही, लेकिन तुम अपनी मेडिसिन तो लो जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे, और अपने स्किन के लिए तो कोई सनस्क्रीन मंगा ही लो,
बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी के सनस्क्रीन सेल करती हैं, तो कम से कम उससे तुम्हें सनलाइट से थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिलेगी। थेप के लिए फूड तैयार था। थेप यहाँ पर ट्राई करता है। अंकल डिच और खाओ। बस थेप के फेस का रिएक्शन देखे जा रहे होते हैं। थेप बहुत ही ज़बरदस्ती से खाना खा रहा था एंड अचानक से वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अंकल डिच और खाओ पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, जिस पर थेप कहता है कि फ़िक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उससे वोमिटिंग हो चुकी थी। इधर मैट को दिखाया जाता है। उसे अपने स्पाई के थ्रू मालूम पड़ता है कि वो तो फानू का एक्सीडेंट करवाना चाह रहा था, लेकिन उस कार में इम भी थी। उस कार में इम थी और वो बिल्कुल सही सलामत कंपनी में आ चुकी थी। ये सोच करके मैट काफ़ी परेशान हो रहा था कि ये कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं लग रही है। जिस कार में एक्सीडेंट हुआ वहाँ फानू की कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है एंड ये लड़की कुछ तो अलग है, पता लगाना पड़ेगा। मैट के ऑर्डर देने पर एक बार फिर से इम का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन बच जाती है, लेकिन उसके हाथ में चोट लग जाती है और ब्लड निकलने लगता है। तब मैट दौड़ कर आता है और एम्प्लॉय होने की वजह से उसकी केयरिंग करता है और साथ ही अपने स्पाई को चिल्लाता भी है। अपने स्पाई के बिहाफ में वो इम से सॉरी भी बोलता है कि उसकी वजह से आज न जाने इम के साथ क्या हो जाता। इधर ड्यून और उसका फ्रेंड थेप की सच्चाई के बारे में पता करने के लिए उसकी कंपनी पहुंच चुके थे, तो वहीं पर ड्यून का फ्रेंड काफ़ी डरा हुआ था। ड्यून उसे अंदर ज़बरदस्ती लेकर के जाता है। चलो तो सही, लाइफ में अगर कुछ करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। थेप से मिलने से पहले वो खाओ से मिलते हैं। खाओ उन्हें अंदर जाने से रोक रही थी, तो वहीं पर ड्यून बताता है कि उन लोगों के पास अपॉइंटमेंट है थेप से मिलने के लिए। थेप ने ही कहा था, तो बस वो थेप से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन खाओ तो उन्हें अंदर जाने नहीं दे रही थी। इस बात पर दोनों के बीच में काफ़ी नोकझोंक भी हो जाती है। इधर मैट का स्पाई मैट से कहता है कि कहीं इम उसकी जासूसी के लिए तो यहाँ पर नहीं आई हुई है, कहीं वो फानू से मिली तो नहीं है। जिस पर मैट कहता है नहीं नहीं, वो फानू से नहीं मिल सकती है, मैंने उसके बैकग्राउंड के बारे में चेक किया है, दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। ड्यून और उसके फ्रेंड ने थेप की सच्चाई के बारे में जानने के लिए एक बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हुए थे और कुछ जड़ी बूटियाँ भी थी। तभी थेप की एंट्री हो जाती है। दोनों डरे हुए थे कि शायद अब यहाँ पर थेप का राज सामने आ जाए। तभी वहाँ पर इम आ जाती है और अपने ब्रदर ड्यून को वहाँ पर देख करके वो खुद भी परेशान हो जाती है। थेप यहाँ पर उसे बॉक्स खोल करके दिखाता है जिसमें कुछ जड़ी बूटियाँ थी और कुछ लिक्विड थी। थेप स्माइल करते हुए कहता है, क्या इन सारी चीज़ों से पता चल पाएगा कि मैं वेम्पायर हूँ या नहीं हूँ? जिस पर इम कहती है, क्या ये सब क्या सुनाई में आ रहा है, तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तब उसका फ्रेंड विंडो ओपन कर देता है ये जानने के लिए कि सच में थेप वेम्पायर है। थेप सूरज की रोशनी में भी जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इम को जब उसकी ब्रदर की स्टूपिड वाली हरकत के बारे में मालूम पड़ता है तो खुद तो वो थेप से सॉरी बोलती है, साथ ही दोनों से सॉरी बुलवाती भी है कि तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा, तुमने यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट किया। ड्यून और उसका फ्रेंड दोनों सॉरी बोलते हैं, साथ ही इस बात का स्टैम्प भी लगा देते हैं कि थेप एक नॉर्मल ह्यूमन के तरीके हैं। उनकी जड़ी बूटियों का असर थेप पर बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब वो वेम्पायर नहीं है बल्कि एक नॉर्मल पर्सन है। आगे इम को दिखाया जाता है जो कि थेप से अपने ब्रदर के बिहाफ में सॉरी बोलती है कि यहाँ पर आ करके उसने कुछ ज़्यादा ही हंगामा क्रिएट कर दिया। फानू से इम को मालूम पड़ा था कि उसे कार से बाहर निकालने वाला थेप था, तो यहाँ पर वो थेप से पूछती है क्या उसी ने उसे कार से बाहर निकाल करके उसकी जान बचाई। थेप इम की बातें सुन करके कुछ टाइम के लिए चुप हो जाता है। इम उसे बताने के लिए कहती है